So let us start, students. First chapter, reproduction in organisms. Now पिछली क्लास में आपने जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी उसमें सारे सिस्टम पढ़ लिए थे मैन के। तो इस यूनिट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल टॉपिक है ये, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मीन्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर उस पर हम देखें तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक्स को फ़िलहाल फॉलो करना। उसमें सबसे पहले आप देखोगे लाइफ स्पैन की डेफिनेशन दी हुई है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। दैट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो भी पीरियड है उसको हम उसका लाइफ स्पैन कहते हैं। और अगर डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स का लाइफ स्पैन आप देखोगे तो किसी का एक दिन का भी होता है, जैसे कि मे फ्लाई है, ये सिर्फ एक दिन के लिए ज़िंदा रहती है, ठीक है। मैन का एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 100 ईयर्स है। उसी तरह अगर हम प्लांट्स में देखें तो बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ है 200 से 250 साल है, या सीक्वा है तो उसका 3000 to 4000 ईयर्स तक का भी लाइफ स्पैन है। तो आप देखो कहाँ एक दिन, कहाँ 4000 साल, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है। बट इससे जो है इसको जो लाइफ स्पैन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम उसके मतलब साइज़ या उसके अकॉर्डिंग वैसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी का साइज़ बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा, या किसी का साइज़ छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। जितना भी लाइफ स्पैन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि उसकी डेथ होनी है, ठीक है। डेथ इज़ अ सर्टन फिनोमिनन। लिविंग बीइंग्स में ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है। तो अगर जो भी ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो मर जाते हैं तो फिर इस अर्थ के ऊपर लाइफ कंटिन्यू कैसे है? तो इसी का आंसर है, वो तभी है बिकॉज ड्यू टू रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही तरह का नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, री एंड प्रोड्यूस। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन उनका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। एंड रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है इनमें, उसकी वजह से आप देखोगे कि अर्थ के ऊपर क्या है, एक तो लाइफ मेंटेन रहती है, दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। कोई भी स्पीशीज़ है, चाहे मैन है चाहे कोई प्लांट है, उसकी कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक ही जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। बट बिकॉज दे रिप्रोड्यूस तो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है उस स्पीशीज़ की। एंड थर्डली, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस ऑल्सो। रिप्रोडक्शन से, क्योंकि आप देखोगे कि डिट्टो क्लोन्स नहीं पैदा होते हैं, राइट। कुछ ना कुछ वेरिएशंस ज़रूर आती हैं अगली जनरेशन में। सो इट लीड्स टू वेरिएशंस ऑल्सो। सो ये तीन फंक्शन आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन के जो हैं। नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। वन इज़ एसेक्सुअल एंड अदर इज़ सेक्सुअल। ये दो टर्म्स आपने ध्यान रखनी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए लग गया है जब इसके साथ तो दिस मीन्स विच इज़ नॉट सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स जो सेक्सुअल नहीं है। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एचपी बोर्ड के हिसाब से, लेकिन वो हम करेंगे इस चैप्टर के एंड में। इनफैक्ट आप खुद ही उस क्वेश्चन को करोगे। फ़िलहाल जो आपको बताते हैं इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और बाकी डिटेल्स जो हैं वो धीरे धीरे आपको आगे पता लगेंगी। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर लेते हैं हम, तो इसमें जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, राइट। देन थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि दिस इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन
की हेल्प ली जाती है, मियोसिस इसमें नहीं होता है। फोर्थ स्टेप देखिए आप, फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन इसमें बनती है, दे आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक ही इन्वॉल्व है ना, पेरेंट एक ही इन्वॉल्व है, उसी से आगे अगली जनरेशन तैयार हो रही है, तो नेचुरली वो डिट्टो उसकी कॉपी होंगे, पेरेंट की भी और आपस में भी वो जो इंडिविजुअल्स होंगे। तो इनफैक्ट यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो अगली जनरेशन तैयार होती है या जो अगले ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं उनको क्लोन्स कहा जा सकता है। क्लोन वर्ड आपने सुना है, डिट्टो कॉपी जो होती है किसी की उसको क्लोन ही कहते हैं ना। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स या जो नई जनरेशन तैयार होती है उनको हम क्लोन्स कह सकते हैं। सो नाउ वी कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स, किस तरीके से होती है। पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुन के कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो तो कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट दिस इज़ वेरी ट्रू इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स। प्लांट्स में आप देखते हो ना, एक पौधा लगा है अगर आपके पास, जैसे रोज़ है, तो उसकी हम क्या करते हैं, कटिंग काटते हैं, एक स्टेम काटा छोटा सा उसका और उसको लगा दिया और उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो वो क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुई ना, उसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व था। प्लांट्स में आपको थोड़ा आइडिया है पिछले साल का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें फ्लावर इन्वॉल्व होता है। फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टेमन्स एंड कार्पल्स, और फिर पॉलिनेशन एंड ऑल, उससे सीड बनता है, सीड से जब नया प्लांट बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में वो किस ढंग से होता है और एनिमल्स में किस ढंग से होता है, ये दोनों ही अभी हम देखेंगे। तो पहले एनिमल्स में ले लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में 4 तरीके हैं देखो इसमें, और 4 मेथड जो हैं ये कौन कौन से हैं। वन इज़ फिशन, यहीं पे आप देख लो इसको, फिशन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन है एंड फ्रेगमेंटेशन है एनिमल्स में। और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है आपने कि एनिमल्स में ये लोअर एनिमल्स में ही होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर एनिमल्स में नहीं देखने को मिलती है। लोअर एनिमल्स का मतलब है जो अगेन लास्ट ईयर आपने किया है, जैसे प्रोटोजोन्स हैं या आपके स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम, जो नीचे नीचे वाले फाइलम थे इनवर्टिब्रेट्स में, उनको लोअर एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, एंड देन प्लांट्स में ये अलग तरीके से होता है। तो पहले एनिमल्स में ले लेते हैं। एनिमल्स में आपको मैंने कहा 4 इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो है फिशन। फिशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ये आपने केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो ना, न्यूक्लियर फिशन है, फिशन मीन्स टूटना बेसिकली। तो यहाँ पर भी फिशन क्या है, इट इज़ डिविजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो मेन पेरेंट बॉडी है वो टूटेगी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स लाइक दिस। तो 2 और मोर इसने कहा है, ठीक है। अगर जो पेरेंट बॉडी है वो 2 पार्ट्स में टूटती है तो उसको बोलेंगे हम बाइनरी फिशन। बाई मीन्स 2 एज यू नो। तो इस केस में जो पेरेंट सेल है वो 2 हिस्सों में टूटेगा, जैसा कि अमीबा में देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेरेंट बॉडी है अमीबा की, और इसमें धीरे धीरे ये देखिए डिवीज़न हुआ और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो क्योंकि एक पेरेंट से 2 डॉटर अमीबा बने हैं तो दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन, डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2। एग्जाम्पल्स भी यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है या फिर प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल ही हैं अमीबा और पैरामीशियम। या आप कह सकते हो कि जो सिंगल सेल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बाइनरी फिशन आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 से 2 में डिवाइड होना दैट इज़ बाइनरी फिशन, और अगर 2 से ज़्यादा में डिवाइड होता है कोई इंडिविजुअल तो उसको हम बोलेंगे फिर मल्टीपल फिशन। 2 से ज़्यादा दैट इज़ डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मेनी
स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली। और अगेन एग्जाम्पल इसमें भी अमीबा, प्लाज्मोडियम सेम ही एग्जाम्पल्स हैं। वो इसलिए क्योंकि अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन से भी डिवाइड होता है और मल्टीपल फिशन से भी। लेकिन फ़र्क ये है कि बाइनरी फिशन से वो तब डिवाइड होता है जब कंडीशंस फेवरेबल हों, यानी कि अगर अच्छी कंडीशंस हैं तो वो दो में ही डिवाइड करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हों, ठीक है, यानी कंडीशंस अगर ठीक नहीं है एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसको ये लगता है कि दो में डिवाइड होके सर्वाइवल उसका पता नहीं होगा कि नहीं, तो वो ज़्यादा अमीबी, डॉटर अमीबी बनाता है। तो मल्टीपल फिशन में आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक सिंगल सेल है स्टार्टिंग, इसको आप पेरेंट सेल कह सकते हो। इसके अंदर जो भी इसके अंदर मटेरियल था वो ये देखो छोटे 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 बहुत सारे यहाँ पे डॉटर सेल्स बन गए हैं। और फिर ये जो पेरेंट सेल है ये बर्स्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, और इसके अंदर ये जितने भी डॉटर सेल्स बने हैं ये बाहर आ जाते हैं। तो एट अ टाइम बहुत सारे बन रहे हैं डॉटर सेल्स, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो अगेन एचपी बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो इन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो भी आपने नोट्स में ज़रूर लिखना है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। उसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे आपके, ध्यान से सुन लो, ये शायद ना मिले अगर बुक्स में, तो आपने 3 पॉइंट्स क्या लिखने हैं। देखो बाइनरी में आप लिखोगे व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, इसमें लिखोगे मल्टीपल में कि डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा दिस अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस, मल्टीपल फिशन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि बाइनरी फिशन में नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यानी जो पेरेंट सेल था उसके अंदर जितना भी मटेरियल था वो 2 में डिवाइड हो गया अल्टीमेटली, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जबकि मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल के अंदर जितना भी मटेरियल था वो थोड़ा बहुत बच जाता है पीछे, जैसे ये तो रिलीज हो गए डॉटर सेल्स, लेकिन फिर भी पीछे थोड़ा बहुत जो है मटेरियल इट इज़ लेफ्ट। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें, और ये क्वेश्चन कई बार आता है ये एचपी बोर्ड में। नेक्स्ट इज सेकेंड जो मेथड है बडिंग। एनिमल्स में आपको कहा 4 मेथड्स हैं, पहला ये फिशन था आपका, सेकेंड बडिंग आ गया। तो बडिंग आपने पहले भी शायद पढ़ रखा है, इसका जो एग्जांपल है वो जैसे हाइड्रा में आप पढ़ते आए हो, हाइड्रा जो है बडिंग से डिवाइड करता है। नाउ बडिंग में होता क्या है कि जो पेरेंट सेल है उसकी बॉडी पे एक छोटा सा, ये आप देख रहे हो, बड निकल आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से अलग हो जाता है, पेरेंट की बॉडी से अलग होके जब ये नीचे गिरेगा तो ये नया हाइड्रा तैयार कर देगा। तो इस तरह से हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। इसमें आप ये देखते रहो कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, देखो, क्योंकि सिंगल पेरेंट हमने कहा ना, सिंगल पेरेंट से ही नया तैयार हो जाएगा। तो दिस इज सिंगल पेरेंट, इसका एक बड निकला और जब ये इससे अलग होगा तो ये नया तैयार कर देगा हाइड्रा। तो ये इस तरह की जो बडिंग है इसको एक्चुअली एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर बन रहा है बड, राइट। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड। तो हाइड्रा इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। ईस्ट में भी आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें भी बडिंग होती है। तो इसमें आप देखो ये एक सिंगल पेरेंट सेल था, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया 2 हिस्सों में, एक न्यूक्लियस यहीं रहेगा, दूसरा बड में चला गया, ये बड है। तो इसमें से भी छोटी सी बड निकली, धीरे धीरे वो बड बड़ी हुई, और जब ये यहाँ से अलग हो जाएगी पेरेंट सेल से तो ये नया ईस्ट तैयार हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक्सटर्नल बडिंग के हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं। नया जो है इसमें वो है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग जो है ये किस में देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस में। और स्पॉन्जेस क्या हैं, अगेन गो बैक टू +1, वहाँ पे आपको पहला फाइलम कराया था, फाइलम पॉरीफेरा, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे नीचे। पॉरीफेरा फाइलम में हमने देखा था उसमें स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को स्पॉन्जेस कहा जाता है जो जनरली मेरीन है या समुद्र में मिलते हैं। तो स्पॉन्जेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, देखो अगेन अनफेवरेबल कंडीशंस में वो ऐसा करते हैं, वो गैम्यूल्स बनाते हैं। ये एक गैम्यूल है,
गेम्यूल के अंदर ये जो आप देख रहे हो दीज आर आर्क्योसाइट्स, और यहाँ से एक छेद है बाहर, माइक्रोपाइल इसको कहते हैं। तो जब ज़रूरत हो ये सेल्स यहाँ से बाहर आ सकते हैं और हर एक सेल जो है वो नया स्पॉन्ज तैयार कर सकता है। तो क्योंकि ये इसके अंदर हैं देखो, तो दैट्स वाई इसको इंटरनल बडिंग में रखा गया है। तो इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल होगा गेम्यूल फॉर्मेशन बाय स्पॉन्जेस। तो ये थी बडिंग जो दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हर एक उसका आपने एग्जाम्पल भी साथ साथ याद करना है। थर्ड जो तरीका है एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर फॉर्मेशन, सिंपली स्पोर्स का बनना। तो स्पोर्स जो हैं क्या होते हैं, जैसे आपने अभी देखा मल्टीपल फिशन एमीबा में, ये जो हमने देखा, इसमें अगर आप देखो ये जो डॉटर सेल्स बने थे, अगर इनके आसपास एक एक्स्ट्रा कवरिंग हो, हार्ड कवरिंग, तो उसको हम सिस्ट कह देते हैं फिर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर एल्गी और फंजाई में देखने को मिलता है। एल्गी और फंजाई जो हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है या क्लेमाइडोमोनास है, उनमें क्या होता है, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ये सिंगल क्लेमाइडोमोनास था पेरेंट सेल, लेकिन उसके अंदर से ये सिस्ट बन के निकल रहे हैं। और ये जो सिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं को स्पोर्स कहा जाता है। और स्पोर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल दो तरह के आपको बताए गए हैं, एक जूओस्पोर्स हैं और एक कोनिडिया है। जूओस्पोर्स आपने कैसे याद रखने हैं, देखो जू वैसे होता है, जू मीन्स एनिमल, ठीक है। तो इनको जूओस्पोर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मूव कर सकते हैं एनिमल्स की तरह, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मोटाइल, दीज आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके लिए इनमें क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो दे हैव वन और टू फ्लैजिला एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जूओस्पोर्स। और एग्जाम्पल आपने इसमें क्लेमाइडोमोनास का लिख लेना है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है इस तरह से जूओस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और हर एक स्पोर ये अपने आप में नेचुरली जब ये ग्रो करेगा तो ये नया क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरी तरह के स्पोर्स हैं वो हैं कोनिडिया। कोनिडिया स्पेशली आप देखोगे इसमें एक वर्ड है नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ये नहीं मूव कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। और ये एक्सोजीनस, मतलब ये बाहर बनते हैं, जैसे ये तो इसके अंदर बन रहे थे ना, ये जो हैं बाहर बनते हैं और ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल हैं। जनरली आपको ये किस में देखने को मिलेंगे, फंगस में, दैट इज़ पेनिसिलियम या एस्परजिलस, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पेनिसिलियम सबको पता है, जो इस तरह का बॉटल, मतलब ब्रश लाइक शेप होती है उसकी, और जिससे एंटीबायोटिक भी पहला बना था पेनिसिलिन। तो उसमें ये जो ऊपर आप देख रहे हो एक चेन में ये बनते हैं एक के बाद एक, दीज आर कॉल्ड कोनिडिया। एक अकेला जो है वो कोनिडियम कहलाएगा, बहुत सारे जो हैं वो कोनिडिया। तो ये हो गया आपका स्पोरुलेशन। नाउ फोर्थ जो प्रोसेस था वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स में टूटना। तो अगर जो पेरेंट बॉडी है, इफ़ इट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसेस और हर एक पीस जो है वो नया इंडिविजुअल बना दे, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। अब ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है टॉपिक, बट फिर भी आपने ऐड कर लेना इसको। और इसका एग्जांपल जो है वो अगेन हाइड्रा में भी देखने को मिलता है और प्लेनेरिया में भी। हाइड्रा में अभी पीछे आपने देखा बडिंग भी होती है और फ्रेगमेंटेशन भी, यानी हाइड्रा अगर टूट जाए डिफरेंट पीसेस में, तो हर एक पीस जो है वो नया हाइड्रा तैयार कर सकता है। सो दिस वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 4 तरीके आपको बताए, फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखो, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जैसे रोज़ की हम कटिंग लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा स्टेम या ब्रांच निकाल के उसको लगा देते हैं, उसमें से नया रोज़ प्लांट तैयार हो जाता है। तो क्योंकि हमने उसका सिर्फ स्टेम यूज़ किया, हमें उसके फ्लावर या सीड से कोई लेना देना नहीं है, राइट। और स्टेम, लीफ, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं।
तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसमें आप देखोगे वेजिटेटिव पार्ट्स ही यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टेम है, लीफ है, रूट है, राइट। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें नए प्लांट्स जो हैं वो तैयार होंगे कहाँ से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स आर पार्ट्स अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का वो क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं दे आर ऑल कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। सो प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या हम कहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फ़र्क होगा? नेचुरल वो है जो अपने आप होता है नेचर में, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या है कि मैन इंटरफेयर्स, ठीक है, जो हम जैसे रोज़ का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें हमें वो काट के लगाना पड़ता है ना, तो वो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में आएगा। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है नाउ, ये किस किस तरह से होती है, जो हमने कहा नेचर में खुद ब खुद होती है, तो उसके एग्जांपल्स आप देखिए। रूट की मदद से, रूट की मदद से कैसे होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एग्जाम्पल आप उसमें डेलिया दे सकते हो, डेलिया का फूल, या स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, मीठा आलू जिसे हम कहते हैं। तो उसकी जड़ें ज़मीन के नीचे रहती हैं, और अगर वो जड़ें रह जाएं तो अगले साल उसी जगह से अपने आप नया पौधा निकल आता है। तो रूट्स इस केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रही हैं। देन कम्स अंडरग्राउंड, स्टेम्स की मदद से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब ये तो सारा आपने +1 में किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पे बताया गया था। अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या क्या हैं? सकर्स, राइजोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। सकर का एग्जाम्पल था पुदीना, मिंट। राइजोम का एग्जाम्पल था अदरक, हल्दी। बल्ब के एग्जाम्पल था अनियन, गार्लिक, ठीक है, प्याज, लहसुन। ट्यूबर का एग्जाम्पल था पोटैटो या आलू। तो आपको कई बार ये बता चुके हैं हम कि आलू, अदरक, लहसुन, ये सब क्या हैं? दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ये रूट्स नहीं समझना इनको। और इनमें से नए पौधे निकल आते हैं। आपको पता होगा कि कैसे आलू को बीजते हैं हम और उससे नया पौधा निकलता है, या अदरक और हल्दी से। यहाँ इनकी डायग्राम्स में आप देख सकते हो, अदरक जो है ये, इसके ऊपर भी ये जो लाइनें सी बनी होती हैं इनको नोड्स कहते हैं। और ये जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर ये जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड आईज, और इन्हीं पॉइंट से नया पौधा निकलता है। तो इनफैक्ट पोटैटो और इसको जिंजर को अंडरग्राउंड स्टेम्स क्यों कहते हैं, हम रूट क्यों नहीं कहते? बिकॉज ये जो इनके ऊपर हैं इनको नोड्स कहा गया है, और नोड्स जो हैं वो स्टेम पे ही होते हैं, रूट्स पे नहीं होते हैं, राइट। तो ये चारों एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इनकी मदद से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। उसके बाद आते हैं क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स भी आपने +1 में किए हैं, जिसका एग्जाम्पल है रनर्स एंड ऑफसेट्स। रनर्स का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, जो दूब ग्रास होती है, पूजा में जो यूज़ करते हैं ना, उसको उखाड़ें कभी, तो आपको बताया था जगह जगह उसके नोड्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ से रूट्स निकल आती हैं ना, और आगे वो प्रोपेगेट करता रहता है, तो रनर्स कहते हैं उनको। ऑफसेट का जहाँ तक सवाल है, ऑफसेट का एग्जाम्पल आएगा आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आइकॉर्निया इसका साइंटिफिक नेम है, वाटर हाइसिंथ इसका कॉमन नेम है। और इसके बारे में भी आप लोगों ने अगर सुन रखा है, ये जो प्लांट है ये एक्वाटिक है, पानी में होता है, और इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बिकॉज जब ये एक बार बंगाल में मतलब इतना फैल गया था वहाँ की वाटर बॉडीज़ में कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। जो एक्वेटिक लाइफ है, बाकी पानी में जो दूसरे मतलब फिशेस या दूसरी एक्वेटिक लाइफ होती है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचता है, ठीक है। सो
ये बहुत तेज़ी से फैलता है इनफैक्ट, जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है। और ऑफसेट्स होते क्या हैं, देखो ये भी रनर टाइप ही हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ एक इंटरनोड लॉन्ग। यहाँ इसका डायग्राम है ये वाटर हाइसिंथ। दिस इज़ वाटर हाइसिंथ, जिसमें इसका बीच में जो आप देख रहे हो रनर एक उसको ऑफसेट का है, राइट। तो इसका नाम याद रखना है आपने, टेरर ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए तो एरियल स्टेम्स। ओपनशिया या जो कैक्टस हमने कई बार डिस्कस किया है, उसमें फिलोक्लैड जो मॉडिफाइड स्टेम होता है उसका, वो भी प्रोपेगेशन में यूज़फुल है, क्योंकि अगर वो एक हिस्सा उसका काट के दूसरी जगह मतलब गिर जाए तो वो नया प्लांट तैयार हो जाता है उसमें से। बट ये अगर आप ना भी करना चाहो इस पॉइंट को तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो है लीव्स के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स की मदद से कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आपने याद रखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, दैट इज़ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का भी आपको डायग्राम दिखा देते हैं। दिस इज़ ब्रायोफिलम, जो बीच में है एक लीफ आप देख रहे हो, और इस लीफ के ऊपर ये छोटी छोटी बड्स तैयार हो जाती हैं, एडवेंटिशियस बड्स इनको कहेंगे। और जब ये गिरती हैं ज़मीन पे तो इसमें से नया प्लांट तैयार हो जाता है। सो दीज आर लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम, डी डायग्राम में जो आप देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ बल्बिल्स। तो बल्बिल्स जो हैं ये भी क्या हैं, बेसिकली फ्लैशी बड्स होती हैं, जो कि अगेन वही जब ये गिरती हैं ग्राउंड पे तो इनसे नया प्लांट तैयार हो जाता है। और इसका एग्जांपल जो है यहाँ पर आप देखिए, लास्ट वाला ई जो है, दिस इज़ अ बल्बिल ऑफ अगेव। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं याद रखने होंगे। ये सारा जो था अभी तक हमने किया, ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था, यानी कि जो अपने आप होता है, जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचर में ये खुद ब खुद होता है। एंड फाइनली वी कम टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे मैन इन्वॉल्व है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, देखिए पहला है कटिंग्स। कटिंग वही जो रोज़ की मैं बात कर रही हूँ, रोज़ की हम कटिंग लगाते हैं, या इनफैक्ट जो हल्दी और इसकी हमने बात की उसको भी काट के कई बार हम अगर खुद लगाएं, जैसे ब्रायोफिलम में अभी आपने देखा उसके पत्ते के ऊपर बर्ड्स निकल आती हैं, लेकिन वो भी अगर मैन खुद उसमें इन्वॉल्व हो ना, कि कट करके उसको वो दूसरी जगह लगा रहा है, तो वो फिर आर्टिफिशियल कहलाएगा। तो कटिंग्स में आपने अगर बाकी नहीं भी करना है तो रोज़ का एग्जाम्पल याद रखना है। सेकेंड जो है लेयरिंग। लेयरिंग यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा कम मिलेगा आपको इस पे मटेरियल, दूसरी बुक्स में मिलेगा। लेयरिंग में क्या करते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि इसके एग्जांपल इसने दे रखे हैं, लीची, ऑरेंज एक्सेट्रा। इसमें एक और जो एग्जांपल आता है वो स्ट्रॉबेरी का भी आता है। वैसे इसमें क्या करते हैं हम कि जो स्टेम है ना उसको मोड़ के नीचे ज़मीन तक लाया जाता है और ज़मीन में उसको गाड़ देते हैं। मतलब तो जिस पॉइंट पे आपने गाड़ा है उस पॉइंट पे रूट्स निकल आती हैं और वहाँ से नया प्लांट तैयार हो जाता है। लीची वगैरह में तो खैर उसमें डिफरेंट होता है, जो मैंने भी आपको मेथड बताया ये स्ट्रॉबेरी वगैरह में इस तरह से किया जाता है। अब लीची की बात करें, लीची क्योंकि बड़ा प्लांट है तो उसके स्टेम को इस तरह से मोड़ के ज़मीन तक लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, लीची में हवा में ही लेयरिंग की जाती है, उसको एयर लेयरिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग, उसमें उसकी एक ब्रांच जो है ना उसमें बीच में थोड़ा सा कट लगाते हैं और वहाँ पर उसके आसपास क्ले बांध देते हैं और उसके बाहर पॉलीथीन बांध देंगे। कुछ दिनों में क्या होता है, उस पॉइंट पे रूट्स निकल आती हैं, राइट। फिर उस हिस्से को तोड़ लो और उसको ज़मीन में लगा दो तो नया लीची का पौधा तैयार हो जाता है। तो क्योंकि ये काम हवा में ही किया जाता है मतलब, तो उसको एयर लेयरिंग कहते हैं। ये आपको दूसरी बुक्स में मिल जाएगा, एचपी बोर्ड की बुक्स में, और ये इम्पॉर्टेंट है वैसे तो।
HP बोर्ड के हिसाब से एयर लेयरिंग या गूटी कहते हैं इसको, GOOTEE। तो इसको स्पेशली मेंशन कर लेना है नोट्स में आपने, एयर लेयरिंग या गूटी, दिस इज डन इन लीची। देन थर्ड मेथड है देखो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी आपने सुन रखा होगा, ग्राफ्टिंग की जाती है ना, जैसे इवन एप्पल वगैरह में, मैंगो, पीच, प्लम, इन सब में ग्राफ्टिंग की जाती है किसी भी पौधे की जो आप कह लो वैरायटी है या किस्म है उसको बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि मैंगो ट्री है आपका, देसी आम लगते हैं उस पर मान लीजिए जो खट्टे हैं, तो आप क्या करते हो कि उसको काट दिया, सिर्फ उसका नीचे स्टेम रहने दिया और उसके ऊपर कोई अच्छी क्वालिटी की, जैसे दशहरी आम है मान लो, उसकी कटिंग लाके वहाँ पे लगा दी। स्टेम जो है वो पुराना ही है, लेकिन ऊपर जो आप सुपीरियर क्वालिटी का लगा रहे हो उसको सियोन कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो आम का पौधा बढ़ेगा और उसमें जो आम लगेंगे वो कौन सी वैरायटी के होंगे, दशहरी आम लगेंगे, यानी कि जो आपने सियोन लगाया था। ठीक है, नीचे जो तना बचा हुआ था पुराना वो स्टॉक कहलाता है, और जो आप ऊपर ग्राफ्ट करते हो वो सियोन कहलाता है। तो जो फल मिलता है वो सियोन वाली टाइप मिलती है। तो इस ग्राफ्टिंग की मदद से हम किसी भी उसकी वैरायटी को सुधार सकते हैं, कहने का मतलब। और फाइनली है माइक्रो प्रोपिगेशन। माइक्रो प्रोपिगेशन जैसा आप इसमें देखोगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक ऐसी टेक्निक है जो लैब में की जाती है। इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, जिसमें कि बहुत आप कह लो छोटे स्केल पे, क्योंकि ये काम होता है माइक्रो इसलिए इसको कहा है, यानी आप एक सिंगल सेल से भी शुरुआत कर सकते हो किसी प्लांट के। आप अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हो या मतलब उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हो तो एक सिंगल सेल से भी शुरुआत हो सकती है। लैब कंडीशन में उन सेल्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, फिर जब एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं उनको उसको कैलस कहते हैं, और धीरे धीरे फिर उस कैलस में से रूट्स और स्टेम निकलने शुरू होते हैं, या हम कहें छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं लैब कंडीशन में। एंड देन दोज प्लांटलेट्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू द soil. So this is called tissue culture या micro propagation. तो ये थे artificial propagation के तरीके। So this was a general idea कि plants और animals में asexual reproduction कैसे होती है और किन किन तरीक़ों से होती है। I hope आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो written work है या जो नोट्स बनाने का काम है वो आपने कर लेना है। हेल्प आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी, इसको पॉज करोगे आप तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डायग्राम भी इवन बना सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल कुछ और नोट्स होंगे तो वो मैं आपको अलग से भेज दूँगी। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अब आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई के मामले में, और रोज़ के रोज़ जितना भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके नोट्स रोज़ बन जाने चाहिए, और उसकी जो है ऑब्वियसली फीडबैक भी मुझे मिलनी चाहिए। कहने का मतलब आपने क्लिक करके अपने नोट्स की जो फ़ोटो है वो वापस भेजनी है इसी ग्रुप पे, क्योंकि वो आगे तक हायर अथॉरिटीज़ तक जाएगी। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे अपने सिलेबस को कवर करने की। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।